हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द इकोनॉमिक्स वीडियो। हमारे इकोनॉमिक्स में दो वीडियोस पेंडिंग थे, विच वर ऑन ट्रेड पॉलिसी एंड डब्ल्यूटीओ। तो मैंने क्या किया है कि उन दोनों वीडियोस को क्लब करके इसी एक वीडियो में एक कॉमन वीडियो बना दिया है। एंड आज इस वीडियो के बाद हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। एंड देन स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ जून वी विल बिगिन विद द एथिक्स। एंड मैं आपको उसमें फिर एथिक्स में पूरा समझा दूंगा और करा दूंगा कि एथिक्स हमें कैसे करना है। आई एक्सप्लेन दैट इन अ सेपरेट वीडियो. So let's get going with the last video of economics, which is today on WTO and trade. बहुत साधारण लैंग्वेज में समझते हैं कि WTO, जिसको हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, कि वो फाइनली एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, एक सिंपल लैंग्वेज में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ग्लोबल काइंड ऑफ रेफरी है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज कॉल्ड एज वर्ल्ड ट्रेड। यानी कि आप लगा लीजिए कि एक ऐसा अंपायर है जो खड़ा होकर पूरे वर्ल्ड ट्रेड को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है कि विश्व में ट्रेड कैसे होगा कैसे नहीं होगा। और ये क्या करता है एज अ बॉडी, ये ट्रेड रूल्स को सेट करता है। और ट्रेड रूल्स को सेट करने के साथ साथ ये बताता है कि कंट्रीज जो हैं वो किस प्रकार से इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स कर सकती हैं, और उनको किस प्रकार से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ साथ ट्रेड को इंश्योर करना है कि वो स्मूथली हो और एक फेयर तरीके से हो। तो WTO एक ऐसा अंपायर है जो रूल सेट भी करता है, और रूल्स को सेट करने के बाद उनको ऑब्जर्व भी करता है कि रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो WTO के ये दोनों काम है, और उसका एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर ट्रेड स्मूथ होगा, अगर ट्रेड फेयर होगा, तो वर्ल्ड में ओपन ट्रेड होगा। ओपन ट्रेड मीन्स कि किसी प्रकार का कोई ट्रेड बैरियर नहीं होगा। अब ये ट्रेड बैरियर क्या होते हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, घबराना नहीं, ये वर्ड कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो WTO का प्राइमरीली ये ऑब्जेक्टिव है। अब बिफोर गोइंग फर्दर लेट्स अंडरस्टैंड कि ये इवॉल्व करके बना कैसे। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी, उसके बाद जो वर्ल्ड की कंट्रीज थी ना, उनमें सब में एक पॉइंट ये था कि यार वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होनी चाहिए। और उन लोगों को ये लगा सबसे इंपॉर्टेंटली कि वर्ल्ड वॉर 3 को प्रिवेंट करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर वेज, वन सच वे कैन बी टू बेसिकली अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू ट्रेड। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू ट्रेड, क्योंकि लोगों को, ये कंट्रीज को ये लगा कि यार अगर वर्ल्ड में लोग ट्रेड करेंगे ना, तो ट्रेड कैन बी अ बिग बैलेंसर टू कॉन्फ्लिक्ट्स। क्योंकि जब ट्रेड होता है ना, तो लोग ट्रेड के इंटरेस्ट को प्राइमेसी देते हैं ओवर फाइट्स। क्योंकि लोगों को लगता है कि नहीं, ट्रेड से जो है सबका भला हो रहा है, सबका विकास हो रहा है, तो हमें सबका विकास करना चाहिए, तो हमें ट्रेड करना चाहिए। इस रीजन से क्या हुआ कि 1948 में एक बॉडी बनी जिसको गैट कहते हैं, GATT, विच इज कॉल्ड जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स। उस समय 23 कंट्रीज थी जो आई, जिन्होंने बोला कि अपन लोग इंक्रीज करेंगे ट्रेड आपस में। और फिर उन्होंने बोला कि हम ट्रेड को प्रमोट करेंगे ताकि वॉर ना हो। और इशू क्या हुआ कि 1948 से लेके ऑलमोस्ट 1990s तक अगर हम देखें, तो ट्रेड काफी कॉम्प्लेक्स हो गया था। अलग अलग तरीकों से कंट्रीज ट्रेड कर रही थी, नए नए ट्रेड के मैकेनिज्म्स इमर्ज हो गए, ट्रेड में भी बहुत सारे डायनेमिक्स आ गए। सिर्फ अब गुड्स सर्विसेज का ट्रेड नहीं हो रहा था, पीपल का भी मूवमेंट हो रहा था, टेक्नोलॉजी का भी मूवमेंट हो रहा था। तो टेक्नोलॉजी के मूवमेंट के साथ साथ टेक्नोलॉजी की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वो प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं कि जिसने टेक्नोलॉजी क्रिएट करी, उसकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है, उसको लेके भी इश्यूज हो रहे थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ कि 1990s में उरुग्वे में नेगोशिएशन स्टार्ट हुए।
और इन नेगोशिएशंस के साथ साथ क्या हुआ कि लोगों ने ये डिसाइड करना शुरू करा कि क्या हम गैट को रिप्लेस कर सकते हैं एक न्यू बॉडी से। और इन नेगोशिएशंस का अंत नतीजा ये निकला 1990s में कि एक बॉडी कॉल्ड डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएट की गई। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज बॉर्न टू, ये गलत नहीं होगा कहना, टू एड्रेस ट्रेड कॉम्प्लेक्सिटीज, टू एड्रेस ट्रेड कॉम्प्लेक्सिटीज। ये चीज अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, अब डब्ल्यूटीओ में क्या क्या इश्यूज होते हैं, काम कैसे करता है वो, क्या क्या चीजों को देखता है, एक एक करके समझते हैं। डब्ल्यूटीओ का सबसे पहला काम है टैरिफ्स को मैनेज करना। टैरिफ क्या होता है, रोज आता है न्यूज़पेपर में, ट्रंप ने टैरिफ लगा दी, टैरिफ लगा रहा है, टैरिफ कैंसिल हो गई, कोर्ट कह रहा है टैरिफ नहीं लगाओगे, एटसेट्रा। टैरिफ होता है एक टैक्स ऑन इंपोर्ट्स। याद रखो, जब कोई कंट्री कुछ इंपोर्ट करती है, अगर वो टैरिफ लगाए तो उसका आइडिया होता है इंपोर्ट्स को डिस्करेज करना। अब अगर आप इंपोर्ट्स को डिस्करेज करोगे तो किसी दूसरे कंट्री के एक्सपोर्ट्स अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है, बी इंपोर्ट कर रहा है, ए एक्सपोर्ट कर रहा है, बी ने टैरिफ लगा दी, तो ए का एक्सपोर्ट अफेक्ट हो गया ना। अब ए अपना एक्सपोर्ट बी में नहीं कर सकता, तो इससे फ्री ट्रेड और ओपन ट्रेड तो प्रमोट नहीं हो रहा। तो डब्ल्यूटीओ का क्या ऑब्जेक्टिव है, टैरिफ्स को मैनेज करना इस तरीके से ताकि फ्री ट्रेड और ओपन ट्रेड प्रमोट हो। पहली बात, सिंपल लैंग्वेज में ये चीज आपको आई बिलीव अब क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि डब्ल्यूटीओ का ऑब्जेक्टिव है कि फ्री ट्रेड, ओपन ट्रेड से क्या होगा, ट्रेड स्मूथली किया जाएगा। और जैसे जैसे ट्रेड स्मूथ होगा, वर्ल्ड जो है फ्रिक्शन फ्री रहेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, डब्ल्यूटीओ बात करता है एक इशू को जिसको हम कहते हैं सब्सिडीज। सब्सिडीज, सब्सिडी का क्या मतलब होता है, सब्सिडी का मतलब होता है मनी विच इज गिवन टू अ कंट्री टू इट्स लोकल इंडस्ट्री टू प्रोमोट इट। सब्सिडी का मतलब होता है कि एक कंट्री एक्स है, इस कंट्री एक्स में फार्मिंग होती है, इस कंट्री एक्स की जो गवर्नमेंट है वो फार्मर्स को मनी का सपोर्ट देती है। मनी के सपोर्ट से फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मिंग बेटर करते हैं, अच्छी प्रोडक्शन होती है, अच्छी प्रोडक्टिविटी होती है, और अच्छी प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी से बढ़िया एक्सपोर्ट होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सब्सिडी मीन्स कि एक मॉनेटरी सपोर्ट दिया गया एक गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसे सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री को कि जिससे उसने प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करते करते एक्सपोर्ट इंप्रूव कर लिए। अब आप ऐसा सोचो कि अगर हर कंट्री सब्सिडीज देने लग जाए और हर सेक्टर में सब्सिडीज दे दे के अपने कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाए इन इंडस्ट्रीज में, तो ट्रेड तो अफेक्ट होगा ही होगा। तो डब्ल्यूटीओ का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो सब्सिडीज को मैनेज करता है। डब्ल्यूटीओ क्या कहता है कि भाई सब्सिडीज इस प्रकार से दी जाए कि उसका ट्रेड के ऊपर कोई इफेक्ट ना आए। ट्रेड के ऊपर इफेक्ट कैसे नहीं आएगा, वो ऐसे नहीं आएगा जब सारी कंट्रीज ये इंश्योर करेंगी कि सब्सिडीज सिर्फ आपके सेक्टर या इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करने के लिए दी जाए। क्योंकि कई कंट्रीज होती हैं जो इकोनॉमिकली वीकर होती हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर कंट्रीज हैं वो क्या करेंगी, वो सब्सिडीज देंगी ताकि सब्सिडीज के तहत आप अपने उस इंडस्ट्री को अपलिफ्ट कर लो। पर अगर आप सब्सिडी इस रीजन से दे रहे हो कि आप अपलिफ्ट करने के बजाय एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाओगे, तो वो एक इशू है ग्लोबल ट्रेड की, वो देखता है डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का तीसरा काम होता है डिस्प्यूट सेटलमेंट। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया स्टार्टिंग में, डब्ल्यूटीओ क्या है कि डब्ल्यूटीओ बेसिकली एक अंपायर, एक रेफरी है। आज की डेट में उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि इट एक्ट्स एज अ कोर्ट।
वेयर कंट्रीज कैन गो एंड टेक देयर ट्रेड डिस्प्यूट्स, कि आप हमारे पास आओ। अगर आपको लगता है कि किसी कंट्री ने कोई सब्सिडी दी, अगर आपको लगता है कोई कंट्री टैरिफ कर रहा है, टैरिफ के तहत वो अपने आर्टिफिशियली चीज़ों को बढ़ा घटा रहा है, तो आप अपने को आके बताओ, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो डब्ल्यूटीओ प्लेज अ डिस्प्यूट सेटलमेंट रोल। और चौथा है राइट्स सेफगार्ड करना। राइट सेफगार्ड करने का मतलब ये है कि डब्ल्यूटीओ का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनके राइट्स को वो सेफगार्ड करता है। कि भाई अच्छा, आपको लगता है कि अगर आपकी एक इंडस्ट्री है जिसको आपको डेवलप करने के लिए सब्सिडी देनी है, तो वो डब्ल्यूटीओ जो है वर्क करेगा आपके साथ समझने के लिए कि इस इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए सब्सिडी कितनी और कब तक दी जाए। तो वो टाइमलाइंस डिसाइड करने में मदद करता है। पर जैसा मैंने आपको बताया कि डब्ल्यूटीओ का सबसे बड़ा रोल ये है कि वो ये इंश्योर करता है कि सब्सिडी से इंडस्ट्री सिर्फ डेवलप हो। वो राइट को सेफगार्ड करने के लिए कि आपके पास एक राइट है टू डेवलप, दैट डब्ल्यूटीओ विल इंश्योर। पर डब्ल्यूटीओ विल ऑल्सो इंश्योर कि ये राइट टू डेवलप का मिसयूज ना हो, कि जिसके तहत आप ऐसा करो कि आप अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा दो, जो मैंने आपको अभी पिछले पॉइंट्स में भी बताया। तो दे सिट विद यू, दे टॉक टू यू, दे अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम एंड सिचुएशन, दे गिव यू टाइमलाइंस, दे हेल्प यू टू डेवलप, बिकॉज डेवलपमेंट इज अ राइट ऑफ एवरी स्टेट। तो ये चीज आपको यहाँ समझनी। डब्ल्यूटीओ में जितने भी डिसीजंस होते हैं ना, ऑल दोज डिसीजंस आर बेस्ड ऑन कंसेंसस। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इन डिसीजंस में लेने के लिए मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं एवरी 2 इयर्स। तो डब्ल्यूटीओ के अंदर एक ये फॉर्मेट होता है मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंसेस का। इसके साथ साथ इनके पास एक और टूल होता है नेगोशिएशन राउंड्स, जिसमें कोई बड़े इशू के ऊपर चर्चा करनी हो तो ये मल्टीपल राउंड्स में नेगोशिएशंस करते हैं। और नेगोशिएशंस करने के लिए मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंसेस में या नेगोशिएशन राउंड्स में कई बार कोलिशंस भी बनते हैं। कोलिशंस का मतलब होता है यहाँ पे ग्रुप्स बनते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो कई कंट्रीज जिनके इंटरेस्ट्स कन्वर्ज करते हैं वो आके बैठ जाते हैं, बोलते हैं चलो एक ग्रुप बना के कोलिशन बना के नेगोशिएशन राउंड में जाते हैं, ताकि हमारे नेगोशिएशन राउंड में वेट मिलेगा हमारे आर्ग्यूमेंट को। तो डिसीजंस आर बेस्ड ऑन कंसेंसस। कंसेंसस मींस कि डब्ल्यूटीओ का डिसीजन एप्लीकेबल सभी होगा जब ऑल अग्री। इफ ऑल डोंट अग्री, डब्ल्यूटीओ का डिसीजन नहीं एप्लीकेबल हो। तो ये एक सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ग्लोबल डेमोक्रेसी है। इट इज एन एपिटोम ऑफ ग्लोबल डेमोक्रेसी। कल को आपको कहीं पर ये एस्से में लिखना हो, एथिक्स में लिखना हो, वहां पर भी यूज कर सकते हैं। एपिटोम ऑफ ग्लोबल डेमोक्रेसी। समझ में आई जी ये चीज आपको। अब आते हैं इंडिया को लेके। तो इंडिया की पॉलिसी डब्ल्यूटीओ को लेकर क्या है जी। देखो इंडिया की पॉलिसी बड़ी सिंपल है, अब आपको समझ आएगा क्लियरली। प्रोटेक्ट द फार्मर्स, क्योंकि हमें उनको अपलिफ्ट करना है। प्रोटेक्ट फार्म सब्सिडीज, क्योंकि वो फार्म सब्सिडीज को देके हम कोई अपने एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को नहीं बल्कि अपने फार्मर्स को अपलिफ्ट कर रहे हैं। इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि हैव एक्सटेंडेड टाइमलाइंस फॉर न्यू रूल्स, क्योंकि हम अभी डेवलपिंग कंट्री हैं। तो हम कहते हैं कि भाई कोई भी नया रूल आप नेगोशिएट कर रहे हो, हम नेगोशिएशन में बैठेंगे, पार्टिसिपेट भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। पर उसकी जो टाइमलाइन होगी इम्प्लीमेंटेशन की, वो इंडिया के लिए, बाकी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए और डेवलप्ड कंट्रीज के लिए अलग होनी चाहिए। क्योंकि ये अलग अलग होंगी तभी फायदा होगा, अगर ये सेम हुई तो कोई फायदा नहीं है। चौथा, इंडिया कहती है कि भाई डिजिटल लेवल पर, क्योंकि आज की डेट में डिजिटल ट्रेड बहुत हो रहा है, तो डिजिटल लेवल पर कोई भी रूल्स जो है वो फेयर होने चाहिए। वो बिग टेक फर्म्स जो है उनको फायदा देने के लिए नहीं होने चाहिए। तो वी आर इन फेवर ऑफ डिजिटल ट्रेड रूल्स। वी वांट दैट देयर शुड बी अ ग्लोबली रेगुलेटेड डिजिटल कॉमर्स।
but that does not imply that that under the garb of those trade rules you end up in only giving more profits in the hands of big tech firms. तो ये हमारा एक 4 पॉइंट एजेंडा है जिसपे हम काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में हमें चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कई कंट्रीज हमारे फार्म सब्सिडीज को लेके इशू करती हैं, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने को लेके इश्यूज करती हैं। हम अगर अपने फिशरी सेक्टर को कोई सपोर्ट दे तो वो फिशरी सब्सिडीज में इशू करती हैं, क्योंकि फिशरी इज व्हाट एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। तो हमारी तरफ से ये चैलेंजेस अभी भी हम देख रहे हैं कि डब्ल्यूटीओ में आते हैं। इसी रीजन से आप देखिए कि अरविंद सुब्रमण्यम जो है एक स्कॉलर, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये कहा कि सर इंडिया मस्ट हैव अ रिफॉर्म ओरिएंटेड पॉलिसी फॉर डब्ल्यूटीओ। यानी कि उन्होंने ये कहने की कोशिश करी कि जब भी आप डब्ल्यूटीओ में बैठते हो आपको डब्ल्यूटीओ को रिफॉर्म करना है इस तरीके से कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं खास करके उनके हितों को सेफगार्ड करना। और यही पॉइंट को जगदीश भागवती ने इलेबोरेट किया। ये बात कहते हुए जगदीश भागवती ने बोला कि इंडिया मस्ट यूज डब्ल्यूटीओ टू चैंपियन इंटरेस्ट्स ऑफ ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट को चैंपियन करने के लिए हमें डब्ल्यूटीओ का प्रयोग करना है। दोनों पॉइंट्स आप देखिए अरविंद सुब्रमण्यम जगदीश भागवती के इंटीग्रेटेड है। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। डब्ल्यूटीओ was established to promote free trade, but India faces issues at WTO. डिस्कस। डायरेक्टिव वर्ड के बारे में मत सोचिए, जो डिस्कशन करी उसके बारे में सोचिए, जो पॉइंट्स मैंने आपको समझाया उसके बारे में सोचिए, उनके बेसिस पे इसको समझ के यहाँ पर लिखने की कोशिश कीजिए। कमेंट्स में आंसर लिखिएगा, जो लिखेंगे उनके आंसर को मैं इवेलुएट करूंगा एज द प्रीवियस आंसर्स। इस वीडियो के बाद हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज खत्म होती है। आई होप इन द मंथ ऑफ मे दिस इकोनॉमिक सीरीज हेल्प यू गेट अ ग्रास्प अबाउट द आइडियाज। अगर आप 2026 का अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आप अब इसके बाद मेरे इकोनॉमिक्स के कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि 2026 में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स फॉर 7 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई। कॉम्प्रिहेंसिवली कवरेज होगी, स्कॉलर्स होंगे, असेसमेंट होगा, साथ में आंसर राइटिंग होगी। तो बेस्ड ऑन दैट वी विल बी एबल टू डेवलप अ गुड कमांड ओवर प्रीलिम्स एंड मेंस इकोनॉमिक्स। और मेंस में एक सब्सटेंशियल चंक है GS3 का, प्रीलिम्स में अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको वरी नहीं करना है। इफ़ यू फील कि माई वे ऑफ टीचिंग हेल्प्ड यू एंड इफ यू फील दैट दिस methodology in which I teach with scholars, assessments, reports, etc. helps, you feel free to join my course. उसके लिए link is in the description. You can click that link and enroll yourself, and we will meet in the class. And now we will continue with a new